हेलो गाइस, स्वागत है एक बार आपका फिर से वीडियोस क्लासेस में। जो हमने पहले जो चैप्टर में बात की थी वो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका था। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जब अभिकारक क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसमें वो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। एवं उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तीव्र भी कर सकते हैं और मंद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हम पर्टिकुलर पहले भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे, फिर रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें पदार्थ की क्या होती है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रंग, रूप एवं अवस्था परिवर्तन होती है। उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर जिस कारण से नहीं होता है और जिस कारण से भौतिक परिवर्तन हुआ है, अगर हम उसको विड्रॉ कर ले, हटा ले, तो क्या होगा, जो प्रारंभिक अवस्था के अंदर चला जाएगा। ये तो था भौतिक परिवर्तन। जैसे कि हम ये जो जल है, ये क्या है, द्रव अवस्था के अंदर है। अगर हम इसे हीट दें या ऊष्मा दें तो ये क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा। और वाष्प कैसी है, गैसीय अवस्था। लेकिन इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, H2O। रासायनिक संगठन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जो इसकी जो मुख्य विशेषता बताई गई थी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं, उसको फॉलो करता है। यहाँ द्रव अवस्था में था तब भी जल था, ऊष्मा दी, वाष्प में बदल गया, कैसी अवस्था है, गैसीय अवस्था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, H2O था और यहाँ भी H2O है। जैसे कि हम अभी लेते हैं बर्फ। बर्फ को जब हमने गर्म किया, जब गर्म करते हैं तो कैसा, ये किस में बदल जाएगा, जल के अंदर, पानी के अंदर बदल जाएगा। और ये पानी की जो अवस्था होगी वो कैसी होगी, द्रव अवस्था होगी। ठीक है, अब देखो अगर इसे हम और गर्म करें तो कैसा हो जाएगा, ये वाष्प अवस्था के अंदर बदल जाएगा। और वाष्प अवस्था कैसी होगी, गैसीय अवस्था होगी। और गैसीय जो अवस्था है उसका भी रासायनिक संगठन है वो H2O ही रहेगा। जैसे अब देखो हमने एक बात कही थी कि अगर इनके जो कारण हैं, जिसके कारण से अवस्था परिवर्तन हो रही है, अगर हम उसे विड्रॉ कर ले तो क्या होगा कि ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर चला जाएगा। हमने इसको गर्म किया तो ये वाष्प अवस्था के अंदर परिवर्तित हो गया। अगर हम इस गर्मी जो हीट है उसको हटा दें तो क्या होगा, ये ठंडा होगा तो वाष्प कैसा होगा, ठंडी होगी तो वाष्प किस में बदल जाएगी, वो बदल जाएगी किसके अंदर, जल के अंदर। अगर हम इसे और ठंडा करेंगे तो जल किस में बदल जाएगा, बर्फ के अंदर। ये तो था कौन सा, भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जैसे जल में चीनी का घुलना, नमक का जल में विलय होना, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। और जैसे कि NH4Cl का ऊर्ध्वपातन, लोहे का चुंबक बनना, जब जल के अंदर चीनी घुलती है तो चीनी कैसे होती है, ठोस अवस्था के अंदर होती है। उसका जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक संगठन होता है, वो तब भी वैसा ही रहेगा जैसे वो ठोस अवस्था में था, और पानी में घुलने के बाद भी वैसा ही रहेगा। जैसे कि NaCl है, नमक। ये जब इसका जो ठोस अवस्था के अंदर होता है, यानी कि जब मिला नहीं होता है तो क्या होता है, NaCl होता है। जल में मिल जाएगा तब भी इसका रासायनिक संगठन NaCl ही रहेगा। तो ये तो थे कौन से, भौतिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन है उससे अब बात करते हैं उसके गुणों की। जो भौतिक परिवर्तन है उसमें केवल क्या होता है, उसमें रंग, रूप और अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होती है। ठीक है, ये परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अगर कारण हटा लें तो वापस प्रारंभिक अवस्था में चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है।
नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि जो जिसके कारण हुआ है, जिसके कारण हुआ है उस कारण को उठाने पर उस कारण को उठाने पर क्या होगा, प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर लेगा। क्या करेगा, प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त करेगा। ये तो थे हमारे भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं, कैसे क्या किसकी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके अंदर पदार्थ के जो रासायनिक गुण हैं, क्या होते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुण एवं संगठन में परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक गुण एवं संगठन में परिवर्तन होता है। और जो इसके जो कारण हैं, कारण को उठाने पर प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है, कारण हटाने पर प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसकी जो मुख्य बात है ये है कि ये जो परिवर्तन है उसके अंदर रासायनिक गुण एवं संगठनों का परिवर्तन होता है, और जो कारण है, जो कारण रहा इसके परिवर्तन का, उसको उठाने पर क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि कोयले का दहन करते हैं हम, अगर कोयले का दहन करने पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। कोयले के दहन से CO2 गैस प्राप्त होती है। जैसे कि C+O2, ये क्या है, कोयला, ये क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। अब क्या होगा, CO2। अब देखो इसका जो संगठन कैसे बदला, उसके अंदर पहले भी NaCl था और लास्ट तक NaCl ही रहा जब हमने नमक को जल में मिलाया। और क्या हुआ, उसकी अवस्था परिवर्तन। इसमें क्या है कि इसके अंदर दो अलग अलग संगठन थे, कोयला अलग था, ऑक्सीजन अलग था। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले को जलाया तो क्या हुआ, इसका संगठन बदल गया और क्या बन गया, CO2। क्या अब हम इस CO2 से कोयला बना सकते हैं? कोई सी कंडीशन में हम कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। CO2 गैस से कोयला हम किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकते, ठीक है, प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये था किसका उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब हम जैसे कि इसके और एग्जांपल्स हैं, दूध से दही का बनना। अब देखो एक बार जब दूध है, दूध अलग है और दही अलग है, दूध से दही बन गया तो हम दही से क्या हम दूध बनाना संभव है? कतई संभव नहीं है। हाँ, दूध से दही से अन्य संगठन बन सकते हैं, घी हो गया, छाछ हो गई, वो बन सकते हैं, लेकिन दूध से दही से दूध का बनना असंभव है। तो ये कैसे परिवर्तन है, जिनमें वे परिवर्तन जिनके अंदर प्रारंभिक अवस्था में दोबारा नहीं आया जा सकता, वह कैसे रासायनिक परिवर्तन है। और जैसे एग्जाम्पल हमारी जो सब्जियां हैं, सब्जी का खराब होना, सब्जी का खराब होना, लोहे पे जंग का लगना, जो लोहे पे जंग लगती है वो क्या, वो किस कारण लगती है, नमी के कारण। अगर हम उसको नमी हटा दें तो क्या वापस लोहा पहले से हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों के बारे में, रासायनिक परिवर्तन के गुण। पहला जो इसका गुण है,
रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप रासायनिक गुणों एवं संगठनों में, किसमें, रासायनिक परिवर्तन से, किससे, रासायनिक परिवर्तन से, रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक गुण, क्या, रासायनिक गुण एवं, रासायनिक गुण एवं जो संगठन है, संगठन है उसमें परिवर्तन होता है। दूसरा, परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अगर एक बार हो गए तो हो गए, दोबारा चेंजेबल नहीं है ये, एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। दूसरा, इससे क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखो था क्या, कोयला था, ऑक्सीजन थी, और नया क्या बना दिया, CO2। तो इस तरह से क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। और इससे क्या है, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं भाई, हमने क्या किया, C+O2 लिया और क्या बना दिया, CO2। यहाँ क्या था, कोयला था और ऑक्सीजन थी, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड से हम वापस जो है वो कोयला और ऑक्सीजन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कोयला का बनना असंभव बात है, ठीक है। तो ये थे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में, किसी भी अभिक्रिया के रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया को उसके अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में प्रदर्शित करना या फिर दर्शाना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे किसी भी अभिक्रिया को उसके अणुसूत्र एवं प्रतीकों में प्रदर्शित करना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि मैं कहूँ कि कार्बन को, किसको, कार्बन को O2 यानी कि ऑक्सीजन उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनती है। ये इतनी बड़ी जो रिएक्शंस है, इतनी बड़ी जो रिएक्शन लिखी हमने कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको जैसे कि अब मैं लिखूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, यहाँ पे क्या लिखें, कार्बन डाई ऑक्साइड, क्या लिखा, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब ये क्या हुआ कि जो
इसको हम क्या करेंगे, जो कार्बन है, ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको इनके अणुसूत्र एवं जो प्रतीक हैं उनके रूप में लिखना क्या है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि कार्बन क्या है, C, ऑक्सीजन O2 क्या हो गया, CO2। ये क्या है, रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक जो समीकरण है इसके क्या करते हैं, तो इसमें जो क्रियाकारक हैं इन्हें क्या कहते हैं, ये जो हैं ये अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो अभिकारक होते हैं इनको क्या करते हैं, अभिकारकों को लिखने के बाद क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तीर का निशान लगा दिया। तीर के निशान के बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं उत्पाद। क्या लिखते हैं? उत्पाद। और जो ये जो तीर का जो निशान होता है, ये जो तीर का निशान है ये क्या बताता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया किधर से किधर की ओर हो रही है, कि कार्बन डाइऑक्साइड से कोयला और ऑक्सीजन बन रही है या फिर ऑक्सीजन से कार्बन। जैसे कि ये बताती है कि भाई यहाँ पे जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, CO2 का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अगर इधर तीर का निशान इधर की तरफ होता, इधर की तरफ लगा देते हम, तो क्या होता कि ये इस चीज़ को प्रेजेंट करता कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्या है, कोयले और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो तीर का निशान का है उसका बहुत अधिक महत्व है कि ये बताता है कि किससे क्या बन रहा है। ठीक है, किससे क्या बन रहा है। अब देखो, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। इसके भी स्टेप बाय स्टेप होती है, उसमें लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण। तो ये लिखने के जो चरण है उसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं। अभिकारक लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तीर का निशान लगाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं हम उत्पाद। ठीक है, ये तो हमारा पहला काम था। ठीक, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण भाई किस किस स्टेप में लिखी जाती है। अब बात करते हैं इसके दूसरे चरण की। अगर अभिक्रिया में दो से अधिक अभिकारक हैं तो उनके बीच में क्या करेंगे, अधिकारक हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह। जैसे कि C प्लस और O2 और CO2। ठीक है, अब तीसरी जो बात है वो है जानने लायक, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, द्रव्यमान न तो क्या होता है, न तो निर्माण होता है या फिर बनता है या फिर बढ़ता है, और ना ही क्षय होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही द्रव्यमान कम होता है। यानी कि जो टोटल जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोजन के मूलभूत नियम है ये।
क्या है, रासायनिक संयोजन के मूलभूत नियम है कि तीन जो तीर के दोनों तरफ हैं, इधर और इधर, द्रव्यमान क्या रहेगा, टोटल संरक्षित रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे कि कार्बन है उसका द्रव्यमान 12 है और जो ऑक्सीजन है इसका कितना है 32, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया इसका 44। और सी और O2 इधर भी क्या है, टोटल 44। तो इसी तरह क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। और दूसरी बात, दूसरे शब्दों में या जो अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है, क्या रहती है, समान रहती है। जैसे कि C+O2 CO2, इधर भी कार्बन एक था, इधर भी कार्बन एक है, इधर भी ऑक्सीजन 2 थी और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। दूसरी ओर अगली जो बात है वो है ये कि जो समीकरण को संतुलित हम क्या कर सकते हैं, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ घटा बढ़ा के कर सकते हैं। परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ घटा बढ़ाकर कर सकते हैं, ठीक है। और समीकरण संतुलित, जो इससे जो समीकरण संतुलित किया जाता है घटा बढ़ाकर, इसे क्या कहते हैं हम, अनुमान विधि या फिर हिट्स एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिट्स एंड ट्रायल मेथड। रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं, जो पांचवा जो है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय सर्वप्रथम ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, अन्य जो तत्व हैं उनको संतुलित करते हैं। जैसे कि एक अभिक्रिया है C3H8 की अभिक्रिया किससे कराई, ऑक्सीजन से करवाई, तो क्या बनेगा CO2 + H2O। एक तरह से क्या है कि निर्जलीकरण की अभिक्रिया है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कह सकते हैं। अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के क्या करेंगे, जो कार्बन की जो संख्याएं हैं उनको संतुलित करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है C3, यहाँ क्या था C3H8 प्लस ऑक्सीजन CO2 + H2 है। तो क्या करेंगे, इधर क्या था, कार्बन की संख्या 1 है और इधर क्या है, कार्बन की संख्या 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीपल कर देंगे। इधर 3 हो गए, इधर भी 3, इधर क्या हो गया, कार्बन संतुलित हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। क्या किसको करेंगे, हाइड्रोजन संतुलित करेंगे, ठीक है। इधर क्या था C3H8 + O2 + CO2 + H2। इधर क्या है, इधर संख्या कितनी है 8 हाइड्रोजन्स की, और इधर कितनी है मात्र 2। तो अब हम क्या करेंगे, कार्बन को हम संतुलित कर चुके ही थे, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। क्या हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गए। अब हम करेंगे किसको, ऑक्सीजन को संतुलन, सबसे अंत में करेंगे किसको,
O2 का संतुलन देखो, C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 तो इधर हो गए ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 तो ऑक्सीजन इधर हो गए और 4 इधर, यानी कि 10 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए? 10 ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है C3H8 प्लस O2 3CO2 प्लस 4H2O, इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? ऑक्सीजन संख्या हो गई 10। तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है इसके आगे लगा देंगे 5, 5 दूनी 10। तो इस तरह क्या किया जाती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी कि जो दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, इक्वल्स होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो समीकरण संतुलन हो जाने के बाद, जो समीकरण संतुलन हो गया उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा काम क्या है वो लिखेंगे हम, जो अभिकारक है, ये कौन सा है? ये 6 नंबर का हमारा अभिकारक व उत्पाद है। उनकी क्या लिखेंगे? उनकी अवस्था लिखेंगे, भाई कौन सी अवस्था के अंदर है। तो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, ठोस के लिए तो हम कैसे एस से लिखते हैं, और जो द्रव है उसके लिए एल से, और जो गैसीय अवस्था है, अगर कोई अभिकारक या उत्पाद जो गैस अवस्था में है उसके लिए क्या लिखेंगे, हम जी से डिनोट करेंगे। और जो बचा अब एक और होता है, एक जलीय अवस्था के अंदर और होता है। जलीय अवस्था के लिए क्या लिखेंगे? जलीय अवस्था के लिए क्या लिखेंगे हम? उसके लिए लिखेंगे हम AQ। क्या? AQ यानी कि एक्वा, जलीय अवस्था। जैसे अगला है 8वां 7वां, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में तीर का निशान दोनों तरफ होता है। क्या होता है? दोनों तरफ होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है कि उत्पाद से कैसी होती है, ये अभिकारक है, इसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है। इसलिए क्या होती हैं ये अभिक्रियाएं? दोनों तरफ चलती हैं। कैसे चलती हैं? दोनों तरफ चलती हैं। ठीक है, और जो अभिक्रिया कौन सा 8 का नंबर का जो फैक्ट है वो है अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप दाब को किसके? तीर का जो निशान होता है उसके ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? उसके ऊपर लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया N2 प्लस 3H2 773 केल्विन और 200 वायुमंडलीय दाब। कैसे लिखते हैं? तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। और ये क्या बनाएगा? 2NH3। तो अब देखो जो इनकी जो अवस्था है वो कैसी है? ये तो हो गया गैस, और ये भी क्या हो गया? गैस। और ये क्या बन गया? ये भी हो गया गैस। और जो हमने बात की थी किसकी? अभिकारकों में जलीय इनकी जो अवस्थाएं लिखी जाती हैं वो किस तरह लिखी जाती हैं? जैसे कि C प्लस और O2 था, ये क्या बना दिया? CO2। ये तो कैसा था? सॉलिड था। ये कैसा था? गैस था। और ये क्या बन गया? गैस। तो इस प्रकार इनकी अवस्थाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, और जो जलीय अवस्था के लिए जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, CaO बिना बुझा हुआ जो चूना लिया हमने, ये कैसा है? सॉलिड है। ऐसा है, सॉलिड है। ठीक है,
इधर हमने क्या लिया, H2O जल, ये कैसा है, लिक्विड। और जो CaO का होल्ट वाइज जो बनेगा ये कैसा होगा, जलीय अवस्था के अंदर होगा। कैसा होगा, जलीय अवस्था के अंदर होगा। ठीक है, अब नंबर आता है चरण नंबर 9 का। इसमें जो ऊष्माक्षेपी, क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वह ऊष्माशोषी। उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या है, ऊष्माक्षेपी है, उसके अंदर तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो हम क्या करते हैं, जो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है उसमें क्या करेंगे, हम एनर्जी निकलेगी तो उसे प्लस चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है उसमें क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में प्लस लगाएंगे, और ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है उसमें क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा के दर्शाते हैं। और जो ऊष्मा है, जो क्या है, ऊष्मा है, अगर हम किसी को हीट दे रहे हैं तो इस हीट को भी किसके ऊपर लिखेंगे, उसको तीर के चिन्ह के ऊपर लिखेंगे। और ऊष्मा का जो चिन्ह है उसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं, छोटा ट्राइंगल के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है उनकी किस तरह उनको लिखा जाता है। जैसे कि N2 प्लस 3H2 2NH3, तो इसके अंदर क्या है, 10.5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। ठीक है, इसी तरह N2 प्लस 2O2 2NO2, इसमें क्या है, 21.6 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा जो है वो निकलती है। अब इसे हम इस तरह दर्शा सकते हैं, या फिर क्या करेंगे कि जो हमें ऐसे और ऐसे क्या होती है, इसके अंदर अगर ऐसे ऊपर की तरफ साइड का जो निशान है तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और एरो का निशान अगर नीचे की तरफ है तो उसमें अवशोषी अभिक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं और चरण नंबर 10, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक हैं, उनको क्या करते हैं, तीर के जो निशान है उसके ऊपर लिखते हैं। क्या करते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें हम तो जो एथीन है, क्या है, एथीन है, उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई, ये कैसी होती है, गैसीय अवस्था के अंदर होती है। इसकी अब हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये भी कैसी है, गैसीय अवस्था में। तो जो ये क्या करेगा, ये करेगा कि इसका एथेन का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा, एथेन का निर्माण कर लेगा। तो इसमें जो प्रयुक्त जो उत्प्रेरक है उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर तीर के निशान के ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। क्या, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण की रासायनिक समीकरण की विशेषता। जो पहली जो विशेषता है इसमें क्या है कि किसे पता चलता है, क्रियाकारक व उत्पादका तथा अणु एवं द्रव्यमान के बारे में पता चलता है। अगली जो है, जो पदार्थ हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में पता चलता है। किसमें,
पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में पता चलता है। अगला है जो अभिक्रिया में क्या होता है, इसके अंदर अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप, दाब, उत्प्रेरक का पता चलता है। तो अभिक्रिया है उसके अंदर कितना ताप, दाब और उत्प्रेरक कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त हुआ उसके बारे में पता चलता है। समीकरण से ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का पता चलता है। जो उत्कर्मण्यता है, किसका? उत्कर्मण्यता, यानी कि जो अभिक्रिया दोनों तरफ होती है, उत्कर्मण्यता का पता चलता है। अब बात करते हैं किसकी? कमियां। इसकी जो कमियां हैं, ज़्यादा कमियां तो नहीं है इसकी, लेकिन जो मुख्य मुख्य जो कमियां हैं वो ये हैं कि अभिक्रिया जो पूर्ण होती है, अभिक्रिया पूर्ण होने का पता नहीं चलता। अभिक्रिया पूर्ण होने का पता नहीं चलता, ठीक है। और जो अभिकारक है वह जो उत्पाद है उनकी जो सांद्रता है, सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। ये थी हमारी कौन सी? रासायनिक समीकरण, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब अगले जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारे आने वाली जो क्लासेज हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आप तक जा सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।